आप लव में श्योर कैसे होते हो? My partner was like, all doing crazy stuff for me. रोज फोन करना, रोज दिन में 5-5 घंटे बात करना. 3 महीने के बाद में सब कुछ फेल हो गया. मैरिजेस आर ब्रेकिंग इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स. वो कैसे हो रहा है? वो तो हनीमून पीरियड होना चाहिए था. ये 5 चीजें आप कितनी भी कुंडलियां मिला लीजिए, जब तक कि ये 5 चीजें नहीं मिली हुई होंगी, शादी चलना बहुत मुश्किल है. Who is really wrong when cheating happens in a relationship? There's a saying, no, love is blind. It is actually when you are in that true love. Do you think live-in relationship is important? बिना एफर्ट के रिलेशनशिप नहीं चल सकता. एंड when intentions and actions are not matching, that means that you're not able to provide emotional safety to your partner. आप बोलते कुछ हो, deliver कुछ और करते हो. If you have to pick one out of trust and respect, what is more important in a relationship? Sometimes, when people are appreciating your partner and you're like, big deal, मैं भी कर सकता हूँ. Competition नहीं है आपका, right? This is extremely disrespectful. When I say communication, over communication is also not healthy. I do see certain couples जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं. पूरे दिन WhatsApp पे chatting चलती जा रही है. First thing is, like I said, when you are high on emotions, right? Please थोड़ी देर दूर हो जाओ एक दूसरे से. Take some space, because when you are high on emotions, you are feeling hurt, and that's what you will try to do to your partner. Why love ends up hurting us more than healing us? This concept that relationships are something that will make you feel complete. No, it is completely changed. First of all, what is the idea of this perfect couple that we are getting obsessed with? Power couple, perfect couple. ये जो titles हम देने लगे हैं because of social media also these days. Why do perfect couples break apart? Namaste. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach and also the host and the creator of this podcast. The Journey Within podcast का aim है, जैसा कि इसका नाम ही suggest करता है, to help you create your best life, your dream life by taking the journey within. ताकि आप खुद को बेहतर समझ पाएं. आप क्या हैं, आप अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, क्या पर्सपेक्टिव है, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, ताकि आप आज जहाँ पर हैं अपनी लाइफ में उसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, सो दैट वेर एवर यू वांट टू गो इन लाइफ, दैट रोड मैप कैन बी देन डिजाइंड. आज हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ लव. अंडरस्टैंडिंग लव. लव इज द मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड. हम पैदा होते हैं विद द नीड टू लव, टू बी लव्ड, टू बिलोंग एंड टू बी बिलोंग्ड. आज के इस कॉन्वर्जेशन में हमने लव को डिटेल में एक्सप्लोर किया है. पहले तो लव होता क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अटैचमेंट एंड इन्फैचुएशन. लव में राइट एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं. लव में आप जब होते हो तो आपको खुद के बारे में क्या चीज़ें पता चलती है एक रिलेशनशिप की वजह से. कौन से आपके ओन पैटर्न्स हैं, आपका पर्सनालिटी टाइप है, आपका अटैचमेंट स्टाइल है जो आपको दिखाई देता है व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, और आपको किस पे काम करने की ज़रूरत है. Please listen to this conversation with an intent of seeing yourself in this conversation. ज़्यादातर जब हम लव के बारे में कॉन्वर्जेशन, रिलेशनशिप के बारे में बात सुन रहे होते हैं तो हम अपने पार्टनर को उस कॉन्वर्जेशन में रखकर जज करना चाहते हैं कि उनमें क्या फ्लॉज हैं, उनमें क्या गलतियां हैं, वो कहाँ पर गलत सिग्नल्स दे रहे हैं या वो कहाँ पर गलत हैं. एंड बिफोर यू लिसन टू दिस कॉन्वर्जेशन, आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू कि आज के इस एपिसोड को ऐसे देखिएगा कि इस कॉन्वर्जेशन में आप खुद को ढूंढ रहे हैं, ना कि अपने पार्टनर को. यूजुअली जब हम रेड फ्लैग्स के बारे में, रॉन्ग साइंस के बारे में बात करते हैं, फ्लॉज के बारे में बात कर सकते हैं, तो हम अपने पार्टनर को ज़्यादा देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो इसका मतलब दिस पार्टनर इज़ रॉन्ग फॉर मी. आई वुड वॉन्ट यू टू सी दिस कॉन्वर्जेशन एज कि आप में क्या अभी जो है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. Put yourself in the cases and scenarios and questions that we have discussed in this podcast. क्योंकि जब खुद को वहाँ रखते हो तो आपको समझ आता है कि आपके कौन से फ्लॉज हैं, उस पर आपको क्या काम करना है, और उस काम को करके यू आर एबल टू ऑफर योर बेटर वर्जन इन टू अ रिलेशनशिप. और जब आप अपने फ्लॉज पे काम शुरू करते हैं, देन यू अट्रैक्ट द राइट पार्टनर फॉर योर सेल्फ. सो वॉच दिस एपिसोड विद दिस काइंड ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग. एंड नाउ लेट्स मीट आवर गेस्ट. वी हैव विद अस डॉक्टर मानसी कोठारी, जो पिछले 15 सालों से लोगों को उनके लव रिलेशनशिप्स में काम करने में मदद कर रही हैं. शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ रिलेशनशिप कोच, एंड टुडे शी विल हेल्प अस डिकोड लव इन अ डीप फॉर्म.
And before we tune into this conversation, a humble request. If you like what we are doing at the Journey Within podcast, do consider supporting the channel. Please hit that subscribe button, like, comment and share, ताकि ये conversation और भी लोगों तक पहुंचे और उनकी life में, उनके relationships में मदद हो सके. And now, without any further ado, let's meet Dr. Mansi Kothari on the Journey Within podcast. हाय डॉक्टर मानसी, दिस इज़ आवर वैलेंटाइन स्पेशल. तो हम लव के बारे में बात करने वाले हैं. जब हम लव ढूंढ रहे होते हैं या जब हम लव के बारे में ख्याल सोचते हैं तो इट्स अबाउट पैशन, केमिस्ट्री, क्रेज, एक्साइटमेंट. लेकिन जब रिलेशनशिप में कुछ टाइम लोग होते हैं, यू नो, आई एम श्योर द क्लाइंट्स दैट यू वर्क विद, द क्लाइंट्स दैट आई वर्क विद, अगर उनसे पूछे कि वो अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं तो बहुत कॉमन आंसर होता है पीस. एंड आई फील पैशन एंड पीस आर काइंड ऑफ ऑपोजिट. What should we look for in love? Passion or peace? To be very honest, I'll say you should look for both. But passion should be driven by balance in it. If you are, going in the extreme of it, right? Love bombing, for example. 10 दिन तक बहुत प्यार किया, उसके बाद में प्यार करते करते थक गए कि बिल्कुल साइलेंस है. Then it is not the balanced passion. So I would say passion in a balanced way, which will bring that peace in the relationship. पैशन का जो मुझे लगता है कि एनर्जी होता है, जो पैशन का एक बेसलाइन एनर्जी या वाइब्रेशन होता है, या जो लोग बहुत पैशनेट होते हैं, माय ऑब्जर्वेशन इज दैट, एंड स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग ऑल्सो, दे आर समवेयर स्लाइटली एंग्शियस पीपल ऑल्सो. वेरी पैशनेट पीपल, अगर हम बहुत पैशनेट फाउंडर्स को देखें, स्टार्टअप फाउंडर्स जो हैं उनको देखें, बहुत पैशनेट आर्टिस्ट को देखें, एक पर्सनैलिटी अगर आपकी पैशन के सेंस में इस एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रही है तो आप उसके नेगेटिव को भी आप एक्सपीरियंस करोगे. तो पर्सनालिटी दोनों एक्सट्रीम्स पे जा रही है उस इंसान की. तो जब हमें कोई बहुत पैशनेट इंसान पसंद आता है, क्योंकि जो पैशनेट इंसान होते हैं बहुत सारी एनर्जी लेके आते हैं, चार्मिंग भी होते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट कि दिस इज like you said, balanced kind of passion that I'm falling in love with? Because I think that is where a lot of us are going wrong. We are not able to select maybe the right partner. Also tell me, is it a selection problem or is it something else? Are we not able to sustain relationship? क्या हम गलत ही लोग चुन रहे हैं या फिर हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं? मुझे लगता है शोभा, दोनों चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, जैसे आपने कहा पैशन, ऑफ कोर्स पैशन इज एन एक्सट्रीम. पीपल हु आर पैशनेट, इफ दे डू नॉट हैव बाउंड्रीज, दे गो क्रेजी, राइट? बट दैट पैशन should not convert into attachment with the result of that passion. जैसे अगर आज मैं किसी से प्यार कर रही हूँ तो मैं अपने पैशनेट तरीके से प्यार कर रही हूँ, पर हम गलत कहाँ होते हैं, हम उस पैशनेट तरीके से प्यार करते हुए उम्मीद करते हैं कि सामने से भी वही पैशन आएगा. अब ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान उतना एक्सप्रेसिव है या नहीं है उस पैशन को लेके. मे बी उसकी लव लैंग्वेज बहुत पीसफुल है, वो शांति में है, लेकिन एक पार्टनर पैशन में है. तब जाके वो आप जब पूछ रहे हैं कि सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को. सो पैशन इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव, ओनली व्हेन यू आर नॉट गेटिंग अटैच्ड विद द पर्सन. अटैचमेंट ब्रिंग्स एक्सपेक्टेशंस. इसके वो मैं एक लाइन में आपके लिए बोलती हूँ. सो पैशन शुड बी देयर व्हेन यू आर गिविंग लव. Passion should not be there when you are asking for it. But is it possible? Of course it is possible. You can tame down your expectations. That is what the entire secure attachment is all about, right? A secure person only believes in giving because उसको इतनी security है कि मेरा partner तो मुझसे प्यार करता ही है, कोई confusion ही नहीं है वहाँ पे. So that is where you are passionately loving somebody without expecting too much from them. But how do you know that, जैसे आपने कहा उनको इतना श्योरिटी होता है कि अगला इंसान मुझसे प्यार करता ही है, आप लव में श्योर कैसे होते हो? Is it your own insecurities that you have dealt with and you've become a secure person कि आप लव में सिक्योर फील कर रहे हो, या फिर सामने वाले के इंसान के एफर्ट्स पे, उसके एक्शंस पे डिपेंड करता है कि आप लव में सिक्योर फील करोगे? Where does security in love comes from? Again, it's both ways. As an individual, you have to feel secure the way you are as a human being, right? So, if you're raised in an environment which has always made you feel secure, okay, so you believe in people, you don't doubt people, you believe in the concept of the entire relationship so much so that
You know that this person is madly and truly in love with you. At the same time, the other person has to show those gestures, which are not very grandeur in nature, but small things here and there, so that you feel, especially when you are in crisis and you see this person standing next to you, then you know that this is a very secure relationship. You can be dependent on this person. ताली तो दोनों हाथ से बजती है. Okay, I want to ask a very direct question to you. Yeah. Should you be cautious of grand gestures in love? अगर आपका पार्टनर आपके लिए बड़े बड़े जेस्चर्स कर रहा है तो क्या आपको कॉशियस होना चाहिए और यू शुड प्ले अलोंग विद हिम? Cautiously play around आज के ज़माने में. मतलब डर लगना चाहिए अगर कोई आपके लिए बड़े जेस्चर्स? डर नहीं लगना चाहिए, पर दिमाग खुला होना चाहिए कि लव बॉम्बिंग का साइन तो नहीं है. अगर वो ग्रैंड जेस्चर्स, मान लो आप 6 महीने का डेटिंग पीरियड है, उस पर 2 बार हुआ है, ठीक है, पर उस 6 महीने के डेटिंग पीरियड में हर महीने वो ग्रैंड जेस्चर्स हो रहे हैं, तब थोड़ा सा लव बॉम्बिंग वाले रेड सिग्नल्स आपके दिमाग में. What is love bombing? Love bombing is wherein the person will make you feel head over heels for him or her. They will just go out of the way to make you feel that तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकता या सांस नहीं ले सकती. This is what love bombing is. आपके कोई भी फ्लॉज आपके पार्टनर को नहीं नजर आते हैं. हर चीज में oh you so sweet, oh your this action is so nice, oh I can't love without you. That kind of a love is love bombing. But don't we all do love bombing in the initial phases of our relationship? बहुत सही बात बोली आपने. In the initial phase we can. I always say, if you're getting married to somebody, the courtship period should not die. If you want to keep the marriage alive, like lively, so definitely all of us, we do it in the beginning of it. Relationships wherein it is being done throughout, not love bombing extreme wala, but something or the other, right? That is the relationship that sustains in a beautiful way. लेकिन आजकल तो मैं रिलेशनशिप्स में जो देख रही हूँ, अगर हम इसे लव बॉम्बिंग टर्म ना दें, it is basically some kind of grandness done for the other person with some kind of excitement. तो आजकल अगर relationships देखें, let's say over a span of 2 years, तो लोग साथ में कम से कम 5-6 vacations कर चुके होते हैं, एक दूसरे को expensive gifts दे चुके होते हैं. There are various ways जिनमें love bombing नजर आती है, right? अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट्स में जा चुके होते हैं, डाइनिंग एक्सपीरियंसेस ले चुके होते हैं, कुछ और एक्सपीरियंसेस जो कपल के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब कर चुके होते हैं, इंटीमेसी को बहुत एक्सप्लोर कर चुके होते हैं. तो लव बॉम्बिंग तो एसेंशियली पूरे 2-3 साल के कोर्स ऑफ रिलेशनशिप में वन और द अदर फॉर्म में हो ही रही है. मुझे लगता है बिटवीन दीज एक्ट्स ऑफ लव बॉम्बिंग कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप, उसके चैलेंजेस, स्ट्रगल्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर एक लव बॉम्बिंग का फेज आ जाता है. एंड देन ऑफ कोर्स वी सेलिब्रेट डेज लाइक वैलेंटाइंस डे पे आप एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करोगे, बर्थडेज पे करोगे, एनिवर्सरी पे करोगे, कई लोग तो मंथली एनिवर्सरी पे करते हैं. तो ये तो थ्रू आउट ही हो रहा है ना, समथिंग और द अदर. आपको लग रहा है हो रहा है, पर नहीं हो रहा है, राइट? और बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट 3 months in the relationship, he or she, my partner was like all doing crazy stuff for me. रोज फोन करना, रोज दिन में 5-5 घंटे बात करना. 3 महीने के बाद में सब कुछ फेड हो गया. तो ऐसा नहीं है. बहुत सारी रिलेशनशिप्स है जहाँ पे एक इंसान को लगता है कि नाउ माई पार्टनर इज विद मी, अब ये तो हो गया है, नाउ लेट मी फोकस ऑन द अदर एरियाज ऑफ माई लाइफ. तो बेसिकली कंपार्टमेंटलाइज करने लग जाते हैं रिलेशनशिप को. बिल्कुल. ओके. कंपार्टमेंटलाइज में भी वो वहां से ध्यान ही हटा लेते हैं. स्पेशली फॉर एग्जांपल अवॉइडेंट पीपल, राइट? उन स्पेशली अवॉइडेंट, आई विल से, दे एंड अप डूइंग दिस वर्क. अवॉइडेंट टाइप ऑफ पीपल आर दोज पर्सनालिटीज जो जहाँ पे होते हैं ना वो वहीं के हो जाते हैं. उनको नहीं याद आ रहा होता है कि घर में कोई मेरी वाइफ है जो मेरा वेट कर रही है, मैं दोस्तों के साथ में डिनर कर रहा हूँ, मैं वहीं पे ही हूँ, मैं ऑफिस के काम पे हूँ, मैं वहीं पे हूँ. दे आर नॉट वेरी थॉटफुल. तो अवॉइडेंट टाइप ऑफ पीपल, तो मुझे तो लगता है उनको ये सोसाइटी और लोग रिवॉर्ड करते हैं उस आइडिया को कि एंड लोग बताते भी हैं कि, एंड आजकल क्योंकि माइंडफुलनेस का इतना कॉन्वर्सेशन है, बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट इतना ज्यादा पॉपुलर है, दैट लोग तो प्राइड लेते हैं ऑफ बीइंग दिस वे कि मैं ऑफिस में होता हूँ तो सिर्फ मैं ऑफिस का ही होता हूँ, मैं घर पे होता तो मैं सिर्फ घर का ही होता हूँ. आप कह रहे हो कि दिस इज a wrong sign. ये बड़े dangerous लोग हैं relationship होने के लिए. बिल्कुल है. So mindfulness is when you are in the moment, right? You're 100% absorbed with whatever you are doing, but you're not running away from duties. There's a difference. Avoidant people, they run away from duties. They run away from confrontational conversations. उनसे गहरे इमोशंस की बातें नहीं होती है. माइंडफुलनेस में आप गहरे इमोशंस की बातें करते हैं, उल्टा
बहुत अच्छे से करते हैं. So avoidant people are those who run away from situations, who run away from emotions, who just cannot have very deep, intense conversations, right? And they are completely non-confrontational. आप उनको जब भी बोलोगे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, भाग जाएंगे वो. And let me tell you, they're not bad people. It's just that their coding is like that. I always say, उनके intentions खराब नहीं है, पर उनको क्लिक नहीं करता है. Now, like most of my clients says कि यार मानसी फिर लव बॉम्बिंग ऐसे कर ली, पुश कर करके. पता है ना कि ये नहीं करूँगा या करूँगी तो पार्टनर मिलेगा नहीं, तो पुश पुश कर करके कर लिया वो, पर जैसे ही वो हो गया, नाउ दे आर एट ईज. अब उनको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है. सो यस. मानसी, आपने अवॉइडेंट पर्सनालिटी के बारे में बात की, यू नो, कि दे आर एट वन प्लेस वेर एवर दे आर इन दैट मोमेंट, वहाँ पे होते हैं, राइट? मैं कॉमन ऑब्जर्वेशन तो देख रही हूँ, लाइक आई सेड कि लोग इसमें प्राइड भी लेते हैं कि मैं घर पे होता हूँ तो मैं सिर्फ घर का होता हूँ, मैं काम पे होता हूँ तो सिर्फ मैं काम का होता हूँ. तो आउट ऑफ ऑल द पर्सनालिटी टाइप्स आप देखते हो, कौन से पर्सनालिटी टाइप्स आर द बेस्ट एंड द आइडियल टू बी इन रिलेशनशिप विद, एंड वो आइडियल कितना अवेलेबल भी है? Very, very good question. Of course, both the partners, when they are secure, available. In my 15 years of experience, I think they are just 10% of relationships. What about the 90%? We need to solve for them, right? Absolutely. The worst combination is anxious and avoidant. Worst Explain combination. both first of all. So avoidant, I've already explained. Anxious attachment are the people who are very insecure. They want assurances. They want to be prioritized by their partners always. They want to have deep conversations. They are dependent only and only on one person, which is their partner, for all their emotional needs. And they are also insecure. They can't trust people easily. These are anxious personalities, okay? So anxious attachment, उनको constant assurance चाहिए, और avoidant उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए. तो सोचो आप, एक भाग रहा है और दूसरा दूसरे डायरेक्शन में भाग रहा है. This is what their relationship is all about. So that's going to be the worst combination. It is the worst combination, and in my experience, again, the cases that I am solving right now, the marriage counseling, I would say 50% of them are anxious and avoidant attachment. So, right. So when we see relationships from attachment styles perspective, right, हम बड़े ही क्लियर मैनर में बात करें कि लोग किस तरह से दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एसेंशियली लव कैसे करते हैं, राइट? तो हमें अपनी पर्सनालिटी टाइप्स को समझना भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और दूसरा इंसान जिसके साथ हम लव में जा रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी टाइप को भी समझना और डिकोड करना बहुत जरूरी है. तो गिव मी क्लियर साइंस. सबसे पहले लव हमें हमारे बारे में क्या बताता है? यू नो, लव को हम एज अ फीलिंग, एज एन इमोशन, एज रिलेशनशिप, एज अ टूल यूज करते हैं जानने में कि दूसरा इंसान के अंदर क्या है, मुझे क्या मिल रहा है. बट आई फील लव इज अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड who you are. आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. तो सबसे पहले मुझे लगता है, rather than understanding what love is from the other person or with the other person, we should try to learn कि हम क्या हैं और हम क्या दे सकते हैं. So what does love teach us about ourselves, our attachment styles, our personality type, and just deeply about ourselves? See, when we talk about love, your definition of love is defined on the basis of your experiences. Okay, when your mother was carrying you in her womb, that time, what was her mental situation? Everything I'm telling you is defined in your love. Okay, how the environment was, because and how you were being treated in your school as well. अगर इन सब जगहों पे आपका ज़्यादातर पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, तो आप अपने लव के अंदर मांगोगे ज़्यादा नहीं, दोगे ज़्यादा, because you have enough, क्योंकि आपको मिला है. Exactly. आपका घड़ा भरा हुआ है, I will say that. Because you've received so much of love, your tendency to give love is much more. Your tendency to look at the positive side of the situation, positive traits of your partner's personalities is much more. Also, you are very optimistic as an individual, right? तो आपका प्यार करने का तरीका बहुत ही सही शब्दों में बोलूँ तो इस तरीके का है that you will nurture the other person. That is, if your love definition is nurturing somebody, helping the other person to evolve and enjoy life together, that means आपका positive पूरा environment रहा है. But then what is the difference between being somebody's lover or mother? That's a beautiful question. Now, mother is just a giver, right? But as a partner, I want companionship too. माँ को companionship नहीं चाहिए.
माँ को अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहिए, बस वो 2 पल बैठ जाए मेरे पास, बाकी वो खाना बना के खिला दे, दैट इज़ लव, राइट? पर अब हम पार्टनर वाले लव की बात करें तो मैं वो भी करूँगी, मैं उसके लिए खाना बना के भी दूँगी उसको इवॉल्व करने में भी उसकी हेल्प करूँगी, पर मुझे कंपेनियन भी चाहिए। मुझे वो भी चाहिए जो मेरे साथ में बैठ के कॉफ़ी पे जाए, जो मेरे साथ मेरी हॉलिडेज़ को एन्जॉय करे, जो मेरे को भी इवॉल्व करने में हेल्प करे, राइट? सो एंड दैट ब्रिंग्स द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट? Love also means that when your partner is suggesting things to you, you are not taking it as an attack. Because you are a secure person, तो आपको पता है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे कुछ बोल रहा है तो वो मेरी अच्छाई के लिए बोल रहा है, वो मुझे अटैक नहीं कर रहा है. This is the positive side of your love. Now, on the contrary, somebody who had bad experiences in life or is carrying any kind of trauma, ठीक है, वो बहुत ही guarded होते हैं वो लोग, क्योंकि वो खुद इतनी चोट है उनके मन में, उनके दिमाग में, that they are very guarded. They don't have scope of being hurt again, right? Then their definition of love is very different. वो सोच समझ के प्यार करेंगे, प्यार को एकदम ऐसे फ्लो नहीं होने देंगे, because they are guarded. They don't want to be hurt again. They will give, but they will give calculatively, right? They will always have a tendency to look at the red flags rather than green flags. Again, they want to protect themselves. उनकी गलती नहीं है, experiences ऐसे रहे हैं. So love की definition is very much determined by your experiences in life and how securely you have been raised as an individual. Dr. Mansi, another question that I have is about chemistry. You know, chemistry is another very outrightly spoken about idea when we talk about love, right? तो love में जाने के लिए, relationships के लिए, what should we look for? Should we look for chemistry or comfort in relationships? अगर chemistry नहीं होगी तो comfort नहीं हो सकता. And you won't believe in my practice, I've seen that कुछ लोगों की ना wiring मिलती ही नहीं है. You know, if you have chemistry, you can communicate easily. And communication sometimes doesn't happen only in words. You know, it just flows. You're looking each other and you know that both of you are thinking about the same thing. So if chemistry is not there, communication is not there. If communication is not there, comfort cannot be there. तो केमिस्ट्री तो आप बहुत लोगों से सुनते होगे, हमारी वाइब्स मैच नहीं हुई. नो, बट जब आप रिलेशनशिप्स में कुछ साल होते हो या कुछ महीने होते हो, व्हेन द रिलेशनशिप गेट्स ओल्डर, केमिस्ट्री कहीं ना कहीं पे कम हो जाती है, बिकॉज आपका जो ओन पर्सनालिटी है, जो आप होना चाहते हो, वो निकल के आता है बाहर. एंड कंफर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है. लाइक आप एफर्ट करना कम कर दोगे, आप टाइम निकालना कम कर दोगे. ऑल दोस क्लासिक प्रॉब्लम्स जो एक रिलेशनशिप में आने लगती है जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है. एंड पीपल से we don't have chemistry or we are too comfortable with each other. हमारी intimacy कम हो गई है. तो how to tackle that when you are in a relationship for slightly longer? How do you understand कि chemistry क्या होती है और comfort क्या होता है? मुझे लगता है relationship में जाने से पहले तो हमें थोड़ा clear होता है कि chemistry क्या है, comfort क्या है, you know, all of that. But when we go into a relationship, तो these ideas evolve and we don't have clarity about these. So again, chemistry definitely fades off over the period of time. Chemistry, I will not say chemistry fades off. It's the way the chemistry is. You know, when you start the relationship, right, there are various crazy things that you do for each other to make the other person feel special. But धीरे धीरे जैसे आप मान लीजिए रिलेशनशिप हो गई या मैरिज भी हो गई फॉर दैट मैटर, एनी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री चेंजेस. पहले फाइन डाइनिंग डिनर में मज़ा आता था. अब अगर इतना बिजी स्केड्यूल है, उसमें से 1 घंटा कॉफ़ी का भी मिल रहा है तो वो भी केमिस्ट्री है, राइट? पहले प्लेफुलनेस नहीं थी इतनी ज़्यादा, पहले साथ में एक्सपीरियंसेस करते थे. अब एक्सपीरियंसेस का टाइम नहीं है, पर प्लेफुलनेस अभी भी है. यू नो, लेग पुलिंग ईच अदर, मस्ती में बातें करना. सो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. यू नीड टू नोटिस दैट इवॉल्वमेंट हैपनिंग इन इट. Along with that, I will not deny the fact that you have to put efforts, right? बहुत सिंपल सी चीज़ है. हम सब अपने जॉब्स में कितने एफर्ट्स डालते हैं. यू नो, यू विल परस्यू कोर्सेज, तभी नहीं चलती. हाँ, उसके बावजूद कितना स्ट्रगल है. तो हम क्यों यहाँ पे जब आपकी शादी है या आपकी रिलेशनशिप है उसमें एफर्ट्स डालने क्यों बंद कर रहे हैं? छोटी छोटी और बहुत छोटी छोटी चीज़ें शोभा जो एक इंडिविजुअल को करनी होती है. यू नो, एज सिंपल एज लेट्स से योर पार्टनर हैज़ मेड अ कप ऑफ कॉफ़ी. कितना मुश्किल है ये इतना सा बोल देना, यार थैंक्स फॉर टेकिंग इन दैट थिंग, पुटिंग इन दैट मच ऑफ एन एफर्ट. एवरी टाइम यू एक्नॉलेज, दैट इज़ अ केमिस्ट्री.
So definition बदल रही है, but at the same time efforts करने ज़रूरी है. Even when we talk about intimacy, right? In the beginning, you just can't keep your hands away from each other because it's new, right? But to keep continuing that, you need to again keep evolving yourself as an individual. You know, what if one of the partners is यार मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं ग्रूम भी नहीं करूँगा अपने आप को, हो गई शादी, फिर तो इंटीमेसी नहीं होगी. And it's a very interesting thing that I've experienced after, listening to so many clients of mine. I've realized that for women, intimacy doesn't happen in the room only. For most of the women, intimacy happens, it starts during the day. You know, how your partner is supporting you, taking stand for you, noticing small changes in you, and that leads to very good intimacy in the bed. So because you asked about intimacy, so chemistry का तरीका बदल रहा है. So are you saying that kind people make for better lovers in the bedroom? Bedroom के लिए it's a different thing. I would. That's what I'm saying, because बहुत लोगों के बीच में kindness होती है, but that necessarily does not mean that they have a very exciting inside the bedroom life. See, over here then it depends on how you're showing that kindness to your partner. If that kindness is again coming like a motherly love, then no chemistry in the bedroom for sure. So for example, let's say your partner had some crisis at work, right? And she or he, your partner reached out to you, but you were busy, and towards the end of the day you completely forgot. Now this is a turn off for the women, right? So when I say support, it's being there when your partner is going through crisis and understanding that he or she needs your support today. When you are providing that, so acknowledgement is one aspect of it. Support is the second aspect of it. Taking stand for your partner is third. And being emotionally present there when your partner approaches that, hey, I want to talk about something today. And you just shun the partner off, yeah, I don't have time, let's talk about it later. It's gone. So, and this happens with women more. If they feel emotionally safe, then their intimacy is much better. And for men, it is the other way around. For men, if they are physically intimate, right, then their ability to be emotionally there present for you is much better. So it's like a chicken and egg problem. तभी तो दोनों जगह काम करना तो जरूरी कैसे है. सॉल्व करेंगे दोनों इसको? जगह काम करना जरूरी है, राइट? एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को एक इमोशनल सपोर्ट देना, उसके लिए स्टैंड लेना, उसको सुनना, उसको समझना, इमोशनल सेफ स्पेस देना जरूरी है ताकि उसको सिक्योर लगे. उसको सिक्योर लगेगा तो वो आपको इन रिटर्न शी विल फील टू गिव दैट लव टू यू. So better physical intimacy. एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जब स्पार्क केमिस्ट्री डाई डाउन हो जाती है, how do you rekindle spark in a long term relationship? Bring the courtship back. Do the stuff. How do you bring the courtship back? Doing small things, yeah. Like Small and big, what both. you do at your 20s, how do you do that in your 40s or Why 40s? not? Who is holding Like how you do you back? find time for, जैसे आप जब initially जब spark होता है तो आप बहुत सारे आपके पास टाइम भी हो. When you're in your early 20s, you have time, right? You don't have those kind of work commitments. आप उतने सीनियर नहीं हो अभी अपनी टीम में. Yeah. आपके पास उतनी EMIs नहीं है, responsibilities नहीं है, आप उतने physically healthy हो. When you're 45, you have aches and pains in your bodies. Physical level पे आपकी वो fitness नहीं होती है. ऑफिस के लेवल पे यू आर एट सीनियर हायर पोजीशंस इन योर कंपनीज, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कई लोगों का ट्रैवल बहुत बढ़ जाता है एज दे ग्रो इन देयर कॉर्पोरेट एंड करियर लैडर. तो हाउ डू यू डू थिंग्स दैट यू डू इन योर 20s and bring the spark back in your 40s? How difficult it is. You're still going out for dinners, right? How difficult it is to just plan a surprise dinner. When you have the money and power more, I'm sure you can arrange it in a better way easily. You don't have to put in that much of an effort. It's just the thought So behind you are saying that it's a pure question of intention. and efforts. You correctly said, you're putting in effort in your professional life so much that you stop putting in efforts over here. And that is what most of the couples, they do complain, that we are so drained that by the time we come back home being with kids, then we don't have time for each other. And I always say it's not too much that you have to do. All of us, we have weekends. Just ensuring that one coffee date every week, how difficult is that? So what I'm hearing in your answer is that you have to make a certain ritual and stick to it. Yes, absolutely. A ritual wherein, you can talk also. And we have tools. There is an app called as Gottman Card Deck. It's a beautiful app that the couples can use, holding wine, sitting at a good place. It has open-ended questions.
So otherwise, what will you talk at the age of 40? It's either job, kids, families, right? So this app has very good open-ended questions that will help you to communicate about the olden days, about your individual self, how you were earlier, what you have become. It will inculcate curiosity to know more about each other. So आप कह रहे हो कि essentially बात करना सीखो, किस एफर्ट बारे में डालना बात सीखो, करना है। एफर्ट डालना सीखो, बात करना सीखो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो, प्लेफुलनेस कंटिन्यू रखो। और इन सब के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, पर एफर्ट्स करने। बिना एफर्ट के रिलेशनशिप नहीं चल सकता। मतलब 2 लेवल पे इसको सॉल्व करें। एक तो इंटेंशन लेवल पे कि ये मुझे करना है बिकॉज आई लव दिस पर्सन सो मच, आई लव us so much. Yes. And second is backing it by actions. True. The 2-step process Intentions is what and I always say this line to my clients that intentions should be visible in actions. And when intentions and actions are not matching, that means that you're not able to provide emotional safety to your partner. आप बोलते कुछ हो, डिलीवर कुछ और करते हो। उससे क्या होता है? ट्रस्ट हिलता है। ट्रस्ट गया तो मैरिज या किसी भी रिलेशनशिप के 3 पिलर्स होते हैं: trust, respect, and communication. If trust is gone, then the communication is gone, the respect is gone. Then relationships fall apart. So this is how this entire circle is meeting. Intentions, actions, trust, communication, respect. If you have to pick one out of trust and respect, what is more important in a relationship? Both are important. Pick one. Possible ही नहीं है. Possible ही नहीं है. And this I can tell you on the basis of 15 years of practice. If you do not respect, trust नहीं करोगे तो respect कैसे करोगे? Possible ही नहीं है. ये तीनों ही नहीं हट सकते. और अगर trust नहीं है, respect नहीं है, तो आप communicate नहीं कर सकते. That is why it is said that, and I'm telling you in my practice, I have seen जिस relationship में एक pillar हटा, over the period of time, it will become a very dead relationship. How do you build trust in a relationship, especially in an environment like today where trust is one of the biggest problems? Yeah, true. So first thing is keep your partner informed and aware of whatever is happening in your life, whatever plans you're thinking about yourself also. Very important, because अगर आपको trust develop करना है अपने partner में, तो आपको सब कुछ share करना पड़ेगा. And the sharing doesn't mean reporting. If I ask it from the other side कि लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते हैं, ये तो बहुत natural नहीं होना चाहिए एक relationship में. So नेचुरल होना चाहिए, लेकिन अगर अवॉइडेंट पर्सनालिटी की बात लें, जो मैं आपको बता रही थी, दिस इज वेयर द पर्सनालिटीज कम्स इनटू द पिक्चर, राइट? अवॉइडेंट पर्सन के लिए ये सब चीज़ एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है, उनको नहीं बताना, उनको बहुत बड़ा टास्क लगता है। आई एम नॉट अ बेबी, I'm not a baby, and it just doesn't happen in their system. That's what they are born like that coding. और वो चेंज होना बहुत टाइम लेता है, मेहनत लेता है. So first is making your partner aware, inform about everything that is happening in your life. Keep, like, this is of course, keep communicating and consistency. जो हम intentions और actions की बात कर रहे हैं, of course, yes, but those should be consistent enough, right? I think these 3 are very important to develop that trust. Now let's talk about the second idea, that is respect. Very widely heard thing कि my partner respects me, does not respect me. The most important criteria for me in a relationship is respect. अगर respect खत्म हो गई तो relationship खत्म हो गया. सब ये हमने सुना है, बिल्कुल. अपने love में practice भी किया है, और respect मिलती है तो एक हमें certain kind of way feel होता है which is beautiful. नहीं मिलती है तो एक certain kind of way feel होता है which is not so good to feel, right? तो respect हमें मोटा मोटी तौर पे समझ तो आता है कि होता क्या है, लेकिन एक relationship में से build कैसे करें? क्योंकि जब एक relationship होता है तो चीज़ें ऐसा नहीं होता कि आपको सामने से पूरी वैसी मिल जाएंगी जैसी आपको चाहिए. ना आप वैसे होते हो जैसा होना चाहिए, और ना सामने वाला इंसान वैसा होता है जैसा होना चाहिए, बिकॉज आप वैसे होते हो जैसे आप हो, राइट? बट व्हेन 2 people are fitting together, तो they both have to kind of understand each other in that manner and understand that what respect really means. किसी के लिए बार बार चीजें पूछना, इंक्लूड करना रिस्पेक्ट हो सकता है, किसी के लिए स्पेस देने का मतलब रिस्पेक्ट हो सकता है, राइट? और ये दोनों थोड़ी ऑपोजिट चीजें हैं. तो हाउ डू यू बिल्ड रिस्पेक्ट दैट यू बोथ अंडरस्टैंड इन अ रिलेशनशिप? To build respect is, the first thing is, whatever your partner is saying, listen to it. I'm not saying follow. At least listen to it, right? So that your partner feels safe there and starts respecting you. The words that you are choosing, they are very important. अगर आप statements pass कर रहे हो, आप abusive language को ऐसे ही चलते फिरते बोलते हैं कि ये तो slang है,
that actually contributes to disrespecting, right? अगर आपका पार्टनर कोई सजेशन दे रहा है और आपने इमीडिएटली बोल दिया कि अरे यू डोंट नो एनीथिंग, hear the partner out ना. Again, I'm saying don't follow. It's okay. So listen. Mindfully listen to what your partner is saying. Don't use any kind of a negative statements, right? जैसे statements हो गए हैं या abusive languages हो गई है या आप सिंपल चीज़ हमने चलते चलते ऐसे बोले तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो. You are disrespecting. Third, public space में आप अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसे होता है कि आप ग्रुप सेटिंग में आपका पार्टनर कुछ बोल रहा है और आप यू डोंट नो, यू जस्ट बी क्वाइट. नो, let your partner complete. And not only in public space, even in the room when your partner is saying something. So these are the small ways and the big ways in which you disrespect your partner. Yeah, and there's one more thing. Sometimes, when people are appreciating your partner and you're like, big deal, मैं भी कर सकता हूँ. Competition नहीं है आपका, right? This is extremely disrespectful. दुनिया तारीफ कर रही है लेकिन big deal, तुमने क्या अचीव किया? So over here, acknowledging your partner also contributes to respect, right? छोटे छोटे gestures में भी respect जाती है. अगर आपका बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आपका पार्टनर आपकी फैमिली में बैठा हुआ है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, माई वाइफ और माई हस्बैंड इज अचीव दिस, यू शोइंग रिस्पेक्ट. अगर ये कोई भी चीज़ नहीं होती है, एंड टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, स्टेटमेंट्स are a very big disrespectful thing. So आजकल थोड़ा cool है to use slightly colored language, Yes. abusive language. True. बड़ा cool है, लड़के लड़कियां सब use करते हैं. I think one takeaway from this podcast they should take is कि यार this is not cool. Absolutely. On a bigger level, क्योंकि initially जब आप 20-22-24 के होते हैं तब आपको चीज़ें cool लग रही होती है, but the same things when you say and do at the age of 34, then it becomes disrespect, और आपको लगता है ये तो हम हमेशा से ऐसे बात करते थे, अभी क्या हो गया. But some core fundamentals remain the same, whether उनको temporary आज trending हो रहा है, आज cool है, हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो चेंज नहीं होता. तो कहीं ना कहीं हमें ये याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट इज वन ऑफ माय ऑब्जर्वेशन, दैट कंट्रीब्यूट्स टू डिसरिस्पेक्ट. हमारी लैंग्वेज इतनी कैजुअल हो गई है that somewhere we stop understanding that we cross the boundary. It's not casual anymore, right? That also another third pillar that we were talking about, communication. Yes. How to build communication in a relationship. And this is actually one of the most important pillar, not to save relationship but to build as well, right? Communication के लिए कुछ छोटी मोटी rules हैं. जैसे जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज टॉक इन आई लैंग्वेज. द मोमेंट यू से यू, इट फील्स लाइक यू आर अटैकिंग द अदर पर्सन. देन द कॉन्वर्सेशन गोज फॉर द टॉस. या तो अटैक का काउंटर अटैक होएगा या डिफेंसिव मूव्स होंगे. सो ऑलवेज टॉक इन आई लैंग्वेज. दिस इज व्हाट आई फील. Like I said, never use any statements or abusive languages. When one partner is speaking, right, listen rather than interrupting. Even if you want to suggest certain things, keep it in your mind. Don't speak it then and there, okay? When you are discussing very heavy topic, when you're communicating about very heavy topic, stick to the subject matter reality, which means अभी क्या हुआ है. अगर आप अभी की बात को जोड़ेंगे कि अच्छा 10 साल पहले भी मेरी शादी के बाद में ये चीज़ें हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, then the communication is not going in right direction. So stick to subject matter reality. Also, when you think that you are very high on emotions right now, for sure you will end up hurting your partner. The best thing to do is, when you are high on emotions, part ways. Just take some space. Calm yourself down, distract yourself, write down, do cathartic journaling, do whatever. But don't talk to each other that time. First, cool your head, relax your mind, then come and talk. So these are the few rules that always helps in relationship when you're communicating like this. Also, there is one thing which our mind always throws negative thing, right? So most of the times, don't talk about what is the first thought in your mind to your partner. वो हमेशा ही negative होगा thought. तो ज़रूरी नहीं है कि, so when I say communication, over communication is also not healthy. I do see certain couples जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं.
जैसे know, कि गिव एग्जांपल. पूरे पूरे दिन व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती जा रही है, टू मच ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू फॉरगेट स्मॉल बाउंड्रीज आर नीडेड. फॉर एग्जांपल, यू हैव, let's say, you're thinking extremely negative for one of your partner's family member, and because you're communicating so much that you forget to put the filter, और आपने बहुत नेगेटिव, मान लो आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स के बारे में कुछ सोच रहे हो, आपने वो भी जाके लिख दिया. राइट नाउ दिस इज द रीजन फॉर द फाइट. सो जो दिमाग में आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि जस्ट बोल देना है, सोच के बोलना है. लेकिन रिलेशनशिप्स में तो ऐसा बोलते हैं, अगर इनके सोच के सामने भी नहीं मुझे बोलना. फिल्टर लगाना पड़ गया तो फिर क्या फायदा. आप सोचो ना कि आप सो मैं इसमें मैरिज की बात करती हूँ स्पेसिफिकली, राइट. हस्बैंड और वाइफ, एंड वाइफ इज टॉकिंग अबाउट हस्बैंड्स फैमिली विदाउट एनी फिल्टर्स. डू यू रियली थिंक दैट विल हेल्प? इट वोंट, बिकॉज यू आर सिटिंग विद अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट. सो मैं ये नहीं बोल रही कि हर जगह आपको सोच समझ के बात करनी है, पर कुछ चीज़ें जो आपको पता है कि आपका पार्टनर सेंसिटिव है उस चीज़ को लेके, थोड़ा सोच के बात करो. अदरवाइज ऑफ कोर्स लेट द कम्युनिकेशन फ्लो. हम वर्किंग इन अ रिलेशनशिप के बारे में बात करें ना, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप. वन ऑफ द की एरियाज ऑफ रिलेशनशिप इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. या कि आप झगड़ों को कैसे सॉल्व करते हो, नहीं करते हो, आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है, क्या सोच रहता है झगड़ों को लेके. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिलेशनशिप्स में कैसे करें. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल फाइंड देमसेल्व्स स्टक इन अ लूप, और वो लूप बार बार रिपीट होता है छोटे बड़े झगड़े में, चाहे वो झगड़ा बच्चों के बारे में है, रिलेशनशिप के कोई इशू के बारे में है, एक दूसरे के किसी भी बारे में, घर की किसी चीज़ के बारे में है, whatever के बारे में है. They find themselves stuck in a loop. So how do you come out of this loop that you're stuck in? How to resolve conflicts in a relationship? First thing is, like I said, when you are high on emotions, right, please थोड़ी देर दूर हो जाओ एक दूसरे से. Take some space, because when you are high on emotions, you are feeling hurt, and that's what you will try to do to your partner. आप सबसे ugliest possible चीज़ें बोलोगे ताकि वो भी hurt हो जाए. You will work on the tit for tat वाला mode. Don't do that. So first step for conflict resolution is part ways for some time, right? If anybody has anger management issues, they can also use oximeter. उस पर आप अपने पल्स, या आप, एवरीबडी इज वेयरिंग स्मार्ट वॉचेस, राइट, आप अपनी पल्स देखो. अगर आपकी पल्स नॉर्मल है तभी वापस जाके आप बात करो. अदरवाइज वर्क ऑन फर्स्ट कामिंग योर सेल्फ डाउन. Second thing, when you are approaching your partner, like I have given certain communication ke rules, it's the same rules over here. Talk about your feelings. Don't talk about तुमने ऐसे कैसे फील कर लिया. आपका पार्टनर कैसे भी फील कर सकता है. आपने कैसे फील किया, आप पहले उस चीज़ को रखो. When you are talking, when you're communicating for the conflict resolution, again, ensure that your language is being corrected. स्टेटमेंट्स तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम्हारे साथ तो ना बात करना ही बिल्कुल बेकार है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है. देन यू आर ट्रिगरिंग योर पार्टनर अगेन, and you are victimizing yourself too. So no statements, no abusive languages. Stick to subject matter reality. Then the other partner who is listening should validate each other's feeling. Both the partners should validate each other's feeling. You know, simple thing that, I felt ignored by you today. Okay? Vis-a-vis, तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं कुछ भी करूं, मैं जीऊं या मरूं. You don't need to say these extreme things. Feel कैसा हो रहा है वो बोलो ना again. So validate each other's feelings. Dr. Mansi, tell me one thing. What are we expecting from love? Where is our expectation from love going wrong? Or where is love as such is going wrong for us? हम क्या चाहते हैं versus हमें क्या मिलता है? या फिर क्या हमें क्लियर है कि हम लव से चाहते भी क्या हैं? Everybody's definition of love is different. Like I said, आपके experiences के basis पे, आपकी past life के experiences के basis पे बहुत सारी चीज़ें हैं through which you define love. There is no one definition of love. But yes, I would just add on one thing to it. जो कैलकुलेटिव लव नहीं होता है, जो एकदम अब आपकी सोल से निकला हुआ प्यार होता है, जो आपकी रूह से प्यार निकल रहा है, उस प्यार की तो कोई डेफिनेशन है भी नहीं. You just cannot, there's a saying, no, love is blind. It is actually when you are in that true love. Okay. Tell me one thing कि जो ये
बहुत रोमांटिक आइडिया ऑफ लव होता है, Hmm. and also your own ability to choose the right partner for you. What is the right age for yourself to choose a right partner for you? कब आप काबिल भी हो जाते हो कि आप सही इंसान ढूंढ सकते हो? Because these days love starts from as early as 11-12 years old Absolutely. and can go Hmm. till whatever age. But at Hmm. what age are you in control of yourself or defining कि love होता क्या है? This is the right partner I'm choosing. I think these days love होता क्या है and right partner I'm choosing वो align होना, you have to be very blessed because जो 11-12 वाली एज में प्यार होता है, Early like I teens said, में, early pre-teens teens में. वाला, yes, right, that love doesn't think anything. But by the time you are in your mid-20s, you then start thinking. And by the time it's late 20s, when you're making the decision of your marriage, you as an individual, you have evolved so much that your definition of love is now a little diluted because of the practicality of life. तो फिर वहाँ पे आ जाता है confusion. And let me tell you this, the divorces that I have seen in my career, these are all those 80% of these are those stories which had affairs, the love going on between them for good 10 years. मतलब 10 साल का रिलेशनशिप था, कोर्टशिप फिर था, शादी हुई, फिर शादी हुई, लेकिन जल्दी से within breakdown हो गई. 1-2 years it's gone. ऐसा क्यों होता है? एक तो लव मैरिज में आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ घुसते हो कि तुझे तो मेरे बारे में सब कुछ पता था, मैं तो नहीं बदलूंगी, I told you all of these things, right? Second, sometimes you feel this is not what I wanted. बट आपको 10 साल तक नहीं पता चला. अगर लिव इन नहीं है तो नहीं पता चला. You think live-in relationship is important? I won't say it's important, but it's good if it is there, right? So that you can just, but live in for after a certain period of time, then it's unhealthy. Because, then you will see too many flaws of each other or too comfortable with each other. No, let's put a time frame to this. Let's make it clear, from here. So A, is live-in relationship important? If the answer to that is yes, then for how long you should live in? What is the right time to decide that, oh, I now want to take the next step? And After 1 year, 1.5 years. 1.5 years of relationship, living in together, then you should decide whether it is, why are you moving into a live-in relationship, just to see कि हम साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते. अगर किसी का 5-6 साल का live-in relationship चल रहा है तो मतलब that is a red flag. It's not a red flag. I wouldn't say it's a red flag, but I'm saying that sometimes, I have seen this, that after 1.5 years, 2 years of living, then you are just focusing on the flaws because you're so guarded Becomes about. शादी. It actually becomes a shadi. Then no, you know what happens? Then you are seeing these are the red flags. I don't want these red flags. If you're clear about it, it's okay. But then you get to the smallest possible red flags. फिर ऐसा लगता है you're looking for the perfect man or a woman, perfect partner to say. Doesn't exist. That doesn't exist. तो अब छोटी छोटी गलतियां as in this person was not very specific about what he wanted. या मुझे ये मैसेज में ना उसने हाई नहीं लिखा, सीधे मैसेज लिख दिया. So what you're saying is that 1 year of a live-in 1 to relationship, 2 years of live-in relationship is sufficient enough to decide whether you want to move ahead or not. अगर आप बहुत लंबे टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में हो, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा रहे हो, तो थोड़ा सा पॉज करके सोचने की जरूरत है that what is stopping, बिल्कुल, absolutely, what do we want. Yes. So that also is a very हम good. क्यों अब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? 5-6 साल हो गए लिव इन में, अब क्यों नहीं? तो समथिंग इज होल्डिंग यू बैक फॉर श्योर. Then think. And as such, it's very tricky, when you've lived with somebody for long enough, like you said, it becomes like a marriage. Yeah. And marriage के success के chances, especially when you are at the 5th, 6th, 7th year, ऐसे थोड़े dicey होते हैं because, you have experienced each other enough, you have experienced things together, you've experienced a lot of flaws and fights also. So you're like, it doesn't come with that tag of commitment also. So let's part ways. So there are 3 stages of long-term relationship. The first stages is that too much of love with each other. The second stage is power play, right? Wherein you are thinking who is right, who is wrong. Third one is when you know each other's flaws and everything, and that's a supportive stage. We have accepted each other's flaws and now we are ready to go for our entire life. तो जितनी भी relationship टूटती हैं वो second phase में टूटती हैं, जो आता है अक्सर 3 to 15 years के उस पे. So first 2 years, everything is beautiful. It's a honeymoon phase. Third से लेके 15 years तक is a power play. And majority of the marriages, relationships, they fall apart here.
So 3 to 15 years के बीच में आपको लगता है I am right, Yeah, he is wrong, probably, he is correct. right, I am wrong. बिल्कुल. So that whole चाहत कि मुझे सही होना है या मुझे Power dynamic. हाँ कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ, that comes into play for but tell me one thing, आजकल तो marriages are breaking in the first few months. वो कैसे हो रहा है? वो तो हनीमून पीरियड होना चाहिए था टेक्निकली, बट why marriages are breaking in the first few months? If they have been dating for good 5-6 years before the marriage, good 5-6 मतलब आप वही लगा लो 4-5 साल पहले, तो वापस से they are landing into the second phase after the marriage. They are not in the honeymoon phase. If they knew each other from long, right? And if it's a very new relationship, then the problem is adjusting with each other. Right? Each other's habits, aspirations are not being matched. इसके रहने का तरीका सही नहीं है, or in-laws issues. But first 2 years of marriage is always a roller coaster, right? If For it is not everybody. live-in. If it is not live-in, because we need to understand, जब आप date करते हो, तब it's just the both of you. The moment marriage happens, now in this just the both of you, there are so many people who have jumped up. Your family, his family, family's expectations, life expectations, you know, सब कुछ आ जाता है. फिर अगर base strong नहीं होता है, तो it gets succumb to the pressure of it. Now that we are talking about marriages, हम शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी से पहले कौन से ऐसे क्लियर टॉपिक्स है जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए आपके पार्टनर के साथ, या मोर स्पेसिफिकली क्या रह जाता है जो हम बात नहीं करते और बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है? I'll put them in few topics. First is the personalities should match, right? The values should be aligned. Aspirations should be somewhere aligned, okay? Attachment style, love languages. ये 5 चीज़ें आप कितनी भी कुंडलियाँ मिला लीजिए, जब तक कि ये 5 चीज़ें नहीं मिली हुई होंगी, शादी चलना बहुत मुश्किल है. Say more about all these 5 things. Okay. So attachment styles we spoke. We already right? discussed that, yes. So personalities भी जैसे introvert, extrovert, openness, close mindset, right? ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने चाहिए. अगर और आई वोंट से दैट यू नो सब कुछ बिल्कुल अलाइन हो जाएगा, नहीं, पर अगर एक्सट्रीम्स में है, वन पार्टनर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट एंड अदर वन इज एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, दिस मैरिज इज वेरी डिफिकल्ट. उसको रोज पार्टी करनी है और इनको सोशलाइज भी नहीं करना बिल्कुल भी, राइट? फेमिनिन एनर्जीज, मैस्कुलिन एनर्जीज, पार्ट ऑफ पर्सनालिटीज दीज डेज. अगर किसी की भी एक्सट्रीम है, मैरिजेस वोंट वर्क. Right? Then love language, like I said. The other day I had a case wherein, you know, one partner said that, you know, he doesn't talk to me. I want to sit and talk for hours. The other partner, and that's why he doesn't love me. The other partner said that, you know, Mansi, I went out for trip. I got Chanel bag for her. I got LV bag for her. Whenever I travel, the only person I shop for is her. उस बेचारे की लव लैंग्वेज गिफ्टिंग है, इनकी लव लैंग्वेज वर्ड्स हैं. उनको लगता है कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ एक्सप्रेस करने के लिए, इनको लगता है नहीं, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है मुझसे, ये तो क्या ला दिया बस. थॉट तो है ना. सो लव लैंग्वेजेस शुड बी अलाइंड समवेयर, राइट? देन इज वैल्यूज. ये क्लैश होती हैं तो हमारे 3 पिलर में से 2 पिलर हट जाते हैं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट. Values are based on the basis of your, again, past lives, your experiences, your environment of the house. All of these things, they give you your value system. Take example of certain values and then tell. Values and then tell more about those. किस तरह का value mismatch होता है relationship में? एक values है that one person is very family oriented. उसकी values ही हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है. ये टिपिकल इंडियन सेटअप के इश्यूज हैं. और दूसरा पार्टनर बहुत क्लियर है, आई हैव ऑलवेज बीन इन न्यूक्लियर फैमिलीज. आई नो इफ यू कैन ग्रो, यू कैन ओनली ग्रो इन न्यूक्लियर फैमिलीज. फैमिलीज के साथ में रहते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. कंप्लीट मिसमैच ऑफ वैल्यूज. सो दीज पीपल शुड मैरी और नॉट अलाइन हो पाओ ओनली देन. अगर दोनों ही हिलने को राजी नहीं है, इनिशियली जब आप एक रिश्ते की बात कर रहे होते हो तो आप दोनों ओके होते हो. हाँ, तो वो नहीं थोड़े बहुत आइडिया से कि आप एडजस्ट करोगे, नहीं करते भी हो इनिशियली कुछ ट्राई, लेकिन बाद में फिर यू पुट योर फुट डाउन कि नहीं, ये नहीं. So if you are saying yes in the beginning, then you cannot go back by your words.
इसलिए think it through. That's why I'm naming these list very clearly. Before you say yes for marriage, please work on all of these parameters, right? Values का मैं आपको और example दूँ, like growth mindset, right? One person is very aspirational. It's like, want to achieve various things, evolve, read, listen to podcasts. And the other one is, very lazy. I just don't want to do anything. मैं काम पे जाऊंगी, काम से आऊंगी, that is it. So, because I get to hear all of these things, and it is one of the most important part for the other person to respect, because other partner says कि तो evolve ही नहीं हो रही है. There's nothing to talk to. So this is again growth mindset, value system. So one has to clearly, check where their value system is. Why love ends up hurting us more than healing us? Love is not to heal you. Only one love that can heal you is self-love. Your partner is not responsible to heal you. और अगर आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ में आ रहे हो, उसको नहीं पता है कि आप इज अवेयर अबाउट योर जर्नी, पर कितना हर्ट है, उसको ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो इसलिए वो कुछ भी छोटा सा गलत करता है, आप अनहील्ड हो और उसने कुछ कर दिया आपके पार्टनर ने, तो वो आपको हर्ट हो जाता है. इसलिए प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, देन एंटर लव. Because if you are not healed, then you will always be on the receiving end. Earlier we were talking about chemistry, है ना? Chemistry का हमारा एक certain idea होता है, chemistry ऐसी होती है, वैसी होती है. But why emotional chaos seems like chemistry? Your nervous system is aligned to emotional chaos. So to explain, अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक गया है और या फिर अगर आपकी पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस ट्रॉमेटिक गए हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम जो है ना, वो उस केओस के लिए तैयार है. उसको जो नॉर्मल सी है वो नॉर्मल नहीं लगती है, बोरिंग लगती है. तो आप जैसे वो बोरिंग लगती है, आई गेट टू हियर फ्रॉम माई क्लाइंट्स, मैं जानबूझ के चिल्ला दिया क्योंकि सब कुछ इतना मोनोटोनस हो रहा था. क्योंकि आपको केओस की आदत है. So you need to do psychological soothing to rewire your mind. Otherwise, your chemistry will be very volatile then. And aggressive chemistry. We were talking about attraction, love. Yeah. Are we attracted to people or to certain emotional, painful patterns that we have? What is it that we are really falling in love with? If it is that teenage wala love, तब ज़्यादातर इमोशनल पेन और पैटर्न्स वाली चीज़ें नहीं होती हैं. बट इफ़ यू आर फॉलोइंग विद द सिमिलर पर्सनैलिटीज और सिमिलर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल टिल द 20s एज वेल, देन यू आर फॉलोइंग इन लव with something which is unresolved in your mind, right? So you need to probably resolve that first to break this pattern. हम लोग रिलेशनशिप में chaos और calmness की बात कर रहे थे, earlier in this conversation. Why in relationships we feel more anxious about ourselves, about our life than without relationships? And I think that's one reason why people are choosing to stay single. You'll be surprised. All our behavioral patterns, our flaws, our weaknesses, everything comes in this innermost relationship, wala relationship, which is with your partner, your wife, your husband, your extreme vulnerabilities. तो क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ है, वो vulnerabilities बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत फ्रेजाइल हो, आपकी ईगो बहुत फ्रेजाइल है, तो वो सब चीज़ें आपके पास ट्रॉमाज हैं, सब कुछ आके इस रिलेशनशिप के अंदर आके फंस जाते हैं. So again, I will say, if you are feeling yourself as an individual whole, as a whole complete person, only then enter. Then there is no chaos. It's all calmness. Right? But how do you identify that you are feeling emotionally whole? आप पूर्ण फील कर रहे हो इमोशनल तरीके से, कैसे पता चलेगा? What are the indicators? When you are being very optimistic, looking at the positive side, the glass is always half full for you. राइट? आप लोगों के अंदर अच्छी चीज़ें देख रहे होते हो, उनकी कमियों पे आपकी नज़र तक नहीं जाती है, और अगर नज़र जाती भी है तो आप उनकी कमियों को रख के उनको जज नहीं करते हो. राइट? यू एन्जॉय जस्ट बीइंग योर सेल्फ, यू एन्जॉय योर ओन कंपनी, यू आर एबल टू डू थिंग्स दैट यू लाइक टू डू. दीज आर ऑल साइंस कि आप अपने आप में पूर्ण हो गए हो. आपको कोई पार्टनर नहीं चाहिए. दिस कॉन्सेप्ट दैट relationships are something that will make you feel complete. No,
It is completely changed. Relationship is good when your complete version is entering into the relationship. This is the new definition of So this is a wrong expectation from relationship if you're Bilkul. thinking that it should complete me. It should make me feel whole. That is a very wrong expectation from relationships. I think that is where a lot of people go wrong. उन्हें लगता है मेरे अंदर ये piece missing है, you know, और ये सामने वाला इंसान आएगा तो उससे complete हो जाएगा. That is what we are going wrong with our selection. And I want to say one more expectation. thing. Lot of my clients says, मानसी मैं सब कुछ कर रही हूँ और मैं पोट्री क्लासेस जाती हूँ, मैं हॉबीज़ कर रही हूँ, मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ, मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ट्रैक पे भी जा रही हूँ, मैं अपनी सोलो मैं अपनी गर्ल्स फ्रेंड्स के साथ में भी घूमने जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे कंप्लीट फील नहीं होता है. सो देयर आई रियली वांट टू से वी नीड टू एक्सेप्ट कि छोटा सा एक हिस्सा हम सब के अंदर हमेशा लोनली रहता है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसको हम नहीं समझ सकते, जिसको और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला समझे. तुम खुद नहीं समझ सकते तो वो भी नहीं समझेगा. सो पहला एक्सेप्टेंस चाहिए है कि आई एम सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ. दैट थॉट शुड गो इन द माइंड. अभी कुछ देर पहले आप सेल्फ लव की बात कर रहे थे. आपको लगता है कि सेल्फ लव इज एन एक्सक्यूज टू नॉट वर्क विद द इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद द रिलेशनशिप? Only if you think that self-love is about being selfish. Self-love is not about being selfish. Self-love है तो आपकी empathy भी है. But to answer your question, yes, sometimes people are using it as an excuse to run away from emotional responsibility. In a relationship. Yes. जैसे ही tough times आएंगे, you say that I choose myself, Yeah. I choose me Yes, it is over happening. whatever it is and move out of the relationship. I agree. It's So that happening. also is a pattern. Yes. And if that is repeating and if you see yourself, you know, It's a pattern of avoidant personalities. if you see that that is happening with you over and over again, where you are excusing yourself from a relationship because you love yourself more than whatever is happening, whatever needs to be resolved at that point, that means That means something is wrong. something So is not self-love doesn't mean that you have to be selfish. It comes with empathy. Let's talk about this idea of a perfect couple also. I'm sure हम सभी कई couples को आजकल social media के time पे देख के बोलते हैं, अरे यार क्या perfect couple है, क्या That's perfect true. relationship है. And कुछ time बाद पता चलता है वो perfect couple is not together anymore. First of all, what is the idea of this perfect couple that we are getting obsessed with? Power couple, perfect couple, ये जो titles हम देने लगे हैं because of social media also these days. And why do perfect couples break apart? Because perfection is a very big burden that they are carrying on themselves and then they fall apart, right? Power couple, perfect couple जो हम बोलते हैं वो इतनी responsive. Power couple are the people who are extremely successful in all the areas of life. They also have their flaws, right? So to answer your question, it's the burden of being perfect. Please let go of that burden. There is nothing like perfect couple. Right? Every couple has their flaws. It's just that they have learned how to handle the flaws in a better way. That is what the perfect couple is. So, and when you say you can learn, that means anybody can learn. Anybody, absolutely. Absolutely, anybody can learn. There are tools, there are techniques that have been designed by many psychologists, right? That can help you to work on your couple. कोई भी कॉन्वर्जेशन लव के बारे में, आई थिंक चीटिंग के बारे में बात के बगैर नहीं खत्म हो सकती है, बिकॉज दैट हैज बिकम अ वेरी कॉमन पार्ट ऑफ हाउ वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग, राइट? एंड चीटिंग भी बड़े डिफरेंट लेवल्स पे है, फिजिकल लेवल, इमोशनल चीटिंग, माइक्रो चीटिंग, पता नहीं कितने सारे तरीके हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड चीटिंग ऑल्सो, दैट व्हाई चीटिंग हैपेंस इन अ रिलेशनशिप एंड हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? Physical disconnection, emotional disconnection, boredom, right? Communication has become very mundane. No excitement at all, no newness in the relationship. You have stopped putting in the efforts in your own self, which is self-care, and efforts in the relationship. These are the various reasons. And there are certain personalities which are prone to cheating. The narcissist personalities, they are prone to cheating. So it can be a personality flaw as well. And
who is really wrong when cheating happens in a relationship. Let me give you a scenario. Like you said, ki, there's no physical spark, there is no emotional connection, emotional disconnection is there. जब ये एक relationship में हो ही रहा होता है तो जिम्मेदारी किसकी है cheating की? दोनों की. अगर फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो रही है, लेट मी से दैट कि गलती किसकी है? अगर एक रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है जहाँ फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, इमोशनल चीटिंग की डिस्कनेक्शन भी गलती है, तो इन्वॉल्विंग पार्टनर की ही है. जो पार्टनर चीट कर रहा है वो तो गलती तो उसी की ही है, और उसकी इस गलती के कारण जो दूसरे पार्टनर की गलतियां वो छिप जाती है, क्योंकि सारा फोकस चीटिंग पे आ जाता है. जस्ट लाइक फिजिकल अब्यूज हो गया. सो इन मेनी ऑफ माई केसेस व्हेन द फिजिकल अब्यूज हैपेंस, लाइक इसने मेरे पे हाथ उठाया, इसने मेरे पे हाथ उठाया, गलत है, पर क्यों उठाया? लेट्स लुक एट द रीजंस एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट? But again, cheating is not justified, but the wrong person is the involving partner, the partner who is engaging in cheating. कोई भी reasons हैं, you have couple counselors, you can go and address the issues, but you can't justify it. we were also having a conversation about boundaries in a relationship. एक लव रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज होती क्या हैं और उनको सेट कैसे करें? Healthy boundaries are when you are not involving in conversations with random people, in uncomfortable conversations, or when you are not even flirting. I think these days we have made flirting as a very normal thing. Flirting in fact has become a skill or a talent ki, they're so witty with their words. So that is also, it's unhealthy boundaries. So healthy boundaries, I would say, should be discussed between the partners. Every individual, every couple has their own set of setting the boundaries, right? It depends on two individuals. Let's say one partner is very extrovert, वो किसी से भी जाके बात कर लेता है, वो उसकी पर्सनालिटी है, तो वो बोल सकता है कि यार ये मेरी पर्सनालिटी है, पर क्या बात करनी है, लेट्स सेट द बाउंड्रीज देयर. अगर एक को इनवाइट नहीं किया है फ्रेंड्स ग्रुप में तो दूसरा भी नहीं जाएगा. दीज आर बाउंड्रीज. सो वो बाउंड्रीज बैठ के साथ में बनाई जानी चाहिए. दीज आर काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच शुड बी सेट. एक बात बताइए डॉक्टर मानसी, एक रिलेशनशिप में बाउंड्री तय कौन करता है? And there are many takeaways for the audiences. We talked about various attachment styles. We did talk about personality types, what goes wrong in a relationship, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों ज़रूरी है, सेल्फ अवेयर होने से क्या सॉल्व हो सकता है. वी ट्राइड डिस्कसिंग कि अगर मोनोटोनस और मंडेन हो रहा है रिलेशनशिप तो उसको कैसे सॉल्व करें, एंड व्हाट टू सी इन द मैरिज, कौन से वैल्यू सिस्टम आपके होते हैं, उनको कैसे समझना है, फिर दूसरे के साथ कैसे उनको अलाइन होना ज़रूरी है. हमने चीटिंग को भी डिस्कस किया. आई थिंक देयर आर मेनी टेक अवेज फॉर द व्यूअर्स इन दिस कॉन्वर्सेशन, एंड आई रियली होप दैट पीपल लिसन टू इट विद अ लॉट ऑफ इंटेंशन एंड with a lot of feeling of surrender also, that let's try to accept the idea that we are also flawed. क्योंकि जब हम रिलेशनशिप का कोई भी कॉन्वर्जेशन सुनते हैं तो ये लगता है अरे उसने ये गलत किया, उसने. वी आर यूजुअली लिसनिंग इज टू कंफर्म कि अगले इंसान में क्या गलती है. I feel that one should listen to these conversations with a lot of idea of surrender also, कि मैं ये conversation इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को बेहतर जानना है, मेरे अंदर क्या flaws है उनको बेहतर जानना है, so that I am offering a better person in a relationship. I think if we all of us live from that angle, तो शायद better relationship, healthier world will be created. In the end, I have one question for all my guests, and that I want to ask you also. What is your definition of success with respect to relationships? Where you're giving space to each other to evolve, to grow, and respect what each other as an individual you are doing in your life. I think that is the definition. And of course, I would like to add being a companion, right? Travel together, experience life together, raise, if you have kids, raising the kids together. This togetherness and the support. These are the two words that it's been 19 years to my marriage. I'll say togetherness and support are the two things which has made my marriage very successful. Having said so, do you think every issue is solvable? 100%. Wow. On that very optimistic note, thank you for joining me for this lovely conversation on the Journey Within podcast. Thank you so much. To the viewers, I'm sure आज की इस conversation में आपको काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले होंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में देखने के लिए, टेक अवेज मिले होंगे जिस पे आप इंडिविजुअली काम कर सकते हो. अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि इस कॉन्वर्जेशन को ऐसे मत देखो कि सामने वाले इंसान में क्या गलती है.
या उसको कंफर्म करना है मुझे कि ओ ये पैटर्न्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो गलत हैं। इस कॉन्वर्जेशन को ऐसे देखो कि आपके अंदर अपने पर्सनल फ्लॉज क्या हैं, या फिर आपको किस चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं है, कहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो। अगर आप उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे तो आप धीरे धीरे वैसे होते जाओगे जैसा जैसा आप होना चाहते हो, एंड देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग इन द अदर पर्सन ऑल्सो द सेम थिंग. So instead of questioning or blaming the other person, take this conversation as a reflection tool to know more about yourself. आज की इस कॉन्वर्जेशन में आपको क्या अच्छा लगा, कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन टू आस्क देम. मैं हर एक कमेंट को ज़रूर पढ़ती हूँ, और अगर हम उसका रिप्लाई ना भी कर पाए तो मैं अगले पॉडकास्ट में आपके वो क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करती हूँ. सो डू मेक यूज़ ऑफ दैट कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक वॉट वी आर डूइंग हियर एट द जर्नी विद इन पॉडकास्ट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कॉमेंट एंड शेयर, ताकि ये कॉन्वर्जेशन और भी लोगों तक पहुँचे. अपने स्पेशली उन फ्रेंड्स या अपने सिबलिंग्स या अपने ग्रुप्स में शेयर करो जहाँ आपको लगता है कि लोग अपने रिलेशनशिप्स में स्टक फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स को बहुत रिजेंट कर रहे हैं. ये कॉन्वर्जेशन हेल्प करेगी उनको अपनी नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए. On this note, thank you for watching this episode of the podcast. I'll see you in the next one. Namaste.